गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं विकास कुमार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिस नए टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। और आज हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं देखेंगे और इससे संबंधित हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसे प्रूव भी करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये वैद्युत क्षेत्र होगा क्या? तो आप लोग देखते होंगे, हमने आपको बताया, मान लेते हैं कोई एक आवेश है, ठीक है, उस आवेश को मान लिया कोई एक धन आवेश है, तो उस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या है काल्पनिक क्षेत्र? यानी एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र जहां कोई अन्य बिंदुवत आवेश को लाते हैं। क्या किए यहाँ पर? कोई एक अन्य बिंदुवत आवेश को ला रहे हैं। बिंदुवत आवेश क्या है? यानी एक ऐसा आवेश जो इस दिए हुए आवेश के सामने काफी छोटा हो और उसका मापांक इससे बिल्कुल नगण्य के बराबर हो। उस बिंदुवत आवेश को अगर इस क्षेत्र में लाने के बाद यहाँ पर ये बल लगाकर अपनी ओर खींच लेता हूँ या अपने से दूर भगा देता हूँ, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस पर लगाना शुरू कर देता है। तो जिस क्षेत्र में ऐसा लागू होगा तो वैसे क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र जैसे मान लेते हैं सेम उसी प्रकार से जैसे चुंबकीय क्षेत्र देखते थे। एक चुंबक लिया, चुंबक के नजदीक निकटवर्ती एक ऐसा सतह, एक ऐसा पृष्ठ जहां दूसरे चुंबक को लाएं और दोनों एक दूसरे पर खींच लेता। तो ठीक उसी प्रकार से किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जब भी रहेगा काल्पनिक क्षेत्र, जहां किसी अन्य बिंदुवत आवेश को लाएं। मान लेते हैं वह बिंदुवत आवेश अगर ऋण आवेश लाएं तो उसे बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अगर कोई बिंदुवत आवेश धन आवेश लाए तो उसे अपनी ओर खींच के उसे अपने से दूर हटा देता है, विकर्षण बल लगाकर हटा देता है। अगर किसी बिंदुवत आवेश को इस क्षेत्र में लाएं और लाने के बाद वैद्युत बल का अनुभव करता हो तो ऐसे काल्पनिक क्षेत्र को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हम एक बात को गौर करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से एक आवेश को लाने बाद ये बल लगा के इसे खींच लिया। ये जो बल का जो मार्ग है, हो सकता है ऐसे हो, या यहाँ से यहाँ के द्वारा खींचा जा रहा हो, या ये मार्ग होगा, या ये मार्ग होगा, या हो सकता है इस तरीके से खींचा रहा होगा, या ये मार्ग होगा। यानी बल का जो मार्ग दर्शाएगा उसी मार्ग को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। मार्ग मतलब वह रास्ता, यानी किसी एक आवेश लिए, बड़ा सा चालक पदार्थ का आवेश है, इसके चारों ओर एक बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और यहाँ से कोई एक बिंदुवत आवेश को लाएं और लाने बाद मान यहाँ से बल लगाए, इस तरीके से बल लगाए, बल लगने का ये मार्ग है, इसी मार्ग को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। हो सकता है इस बिंदु से बल लगा रहा हो और इधर से ये खिंचा रहा है, तो ये हो गया इसका वैद्युत बल रेखाएं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। वैद्युत क्षेत्र में हम देखा काल्पनिक क्षेत्र है, चारों ओर सभी, कोई जरूरी नहीं कि इसी ओर होगा, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर, सभी परिता मतलब चारों ओर कहीं पर भी हो सकता है। और ये जो क्षेत्र होगा पूर्णतः काल्पनिक होती है, लेकिन काल्पनिक क्षेत्र में वास्तविक बल को लगाता है। बल तो वास्तविक रूप से लगा, लेकिन क्षेत्र मान लिए काल्पनिक। ये क्षेत्र होता है काल्पनिक, लेकिन इसी काल्पनिक क्षेत्र में बल जो लगा रहा वो वास्तविक बल लगाता है। ठीक है, और ये बल के जो मार्ग को दर्शाएगा उसी मार्ग को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब देखते हैं इस रेखाएं का क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। अब आइए देखते हैं आपके सामने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला विशेषता क्या है? कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही, ये क्षेत्र रेखाएं किसी भी प्रकार से हो सकती है, उसकी प्रकृति किसी भी प्रकार से हो सकती है। या तो सीधी रेखा भी हो सकती है जिसे सरल रेखीय कहते हैं, या फिर वक्र रेखाएं भी हो सकती हैं जिसे टेढ़ा भी।
तो पहला विशेषता में हम लोग क्या रखें, मान लेते हैं इस तरीके से कोई एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, अब इस रेखाएं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु खींचते हैं, एक मान लेते हैं कई जगह अलग अलग स्पर्श बिंदु रेखा खींचते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इस क्षेत्र रेखा पे मान लेते हैं 3 बिंदु लिए, 1 2 3 4, ये 3 4 बिंदु ले लेते हैं, सभी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। यानी इस बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा यानी केवल टच करते हुए निकल जाए, एक ये, दूसरा ये है तो एक ये हो जाएगा, केवल टच करते हुए निकल जाए, तीसरा स्पर्श रेखा ऐसे खिंचाएगा, चौथा स्पर्श रेखा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा यह स्पर्श रेखा दर्शाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी इस रेखा पर इस बिंदु की ओर दिशा है आपका क्या, ये दिशा, यहाँ पर दिशा क्या दर्शाया वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, यहाँ पर क्या दिशा दर्शा रही इस दिशा, यानी प्रत्येक अलग अलग जगह पर प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर इसकी दिशा अलग अलग होती है, अलग भी हो सकती है, एक समान भी हो सकती है, जैसा प्रकृति रहेगा वैसा होगा। यानी पहला विशेषता में क्या देख रहे हैं, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को दर्शाती है, और यह स्पर्श बिंदु पर खींचा गया विलंब के अनुदिश होगा, ठीक है। इसके बारे में और भी आगे बढ़ेंगे, पहले देखते हैं दूसरा इसकी विशेषता क्या है। अगर कहीं पर एकल आवेश रह गया, ठीक है, गौर कीजिएगा, कहीं पर भी एकल आवेश रह जाए, चाहे वो धन आवेश रहे चाहे ऋण आवेश, एकल मतलब केवल एक आवेश रहे, चाहे वो धन या तो ऋण। अगर कहता है हमारे पास अगर एकल आवेश धन आवेश रह जाए, तो धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा आवेश से निकलती है और अनंत तक जाती है। कहां से निकलेगा, आवेश से निकलकर अनंत तक जाएगा, केवल इसी दिशा में, इस दिशा में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये सभी दिशाओं में वितरित होने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब यहां से क्या देखते हैं, अब दूसरा मान लेते हैं केवल ऋण आवेश रहे, ठीक है, मान लीजिए केवल ऋण आवेश, धन आवेश में क्या देखिए आवेश से निकलकर अनंत तक जाती है, ऋण आवेश में क्या अनंत से निकलकर आवेश तक आती है, अनंत से निकलकर आवेश, ये अनंत इधर काफी दूर होगा, आवेश तक आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं इसका तीसरा विशेषता क्या है, ठीक है। तीसरा विशेषता कहता है इस रेखाएं की दिशा हमेशा धन से प्रारंभ होती है और ऋण पर जाकर अंत होती है, यानी धन से निकलेगा और ऋण में जाकर प्रवेश कर जाता है, यहाँ से ये प्रारंभ बिंदु कहलाते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये अंत बिंदु यानी टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगा, धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश में अंत होगी। अब इसी चीज को हम फिगर से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक धन आवेश है और दूसरा एक ऋण आवेश है। धन आवेश में क्या होगा, आवेश बाहर निकलने की दिशा दर्शा रहा है, ठीक, बाहर निकल रहा है। ऋण आवेश में क्या है, आवेश भीतर प्रवेश करने की दिशा दर्शा रहा है, भीतर प्रवेश कर रहा है। अब ये देखिए इसके अलावा जब दोनों को कांटेक्ट में लाए, नजदीक लाते, तो धन से निकलकर कहाँ चला गया, ऋण में चला गया, यहाँ से भी धन से निकलेगा ऋण में चला गया, ये भी धन से निकलेगा ऋण में चला गया। तो ये सभी मार्ग दर्शा रहा है, क्या दर्शाता है कि इसकी दिशा हमेशा धन से निकलकर ऋण में प्रवेश करती है, ठीक है। पहला विशेषता में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। दूसरा हमने बताया केवल एकल आवेश रहेगा तो धन आवेश से प्रारंभ होता है और वो अनंत पर जाकर अंत होगा। ऋण आवेश में एकल रहेगा तो अनंत से प्रारंभ होगा और ऋण आवेश में जाकर अंत रहेगा। लेकिन दो आवेश को रख देते एक साथ, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो धन आवेश पर प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर अंत होती है, यानी धन से निकलकर ही ऋण में प्रवेश करती है। आइए देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है
मान लेते हैं एक आवेश लिए धन आवेश, ठीक है, और दूसरा आवेश भी ले लेते हैं धन आवेश, ठीक है। हमने पहला कंडीशन में दोनों को एकल आवेश लिए, दूसरा कंडीशन एक धन और एक ऋण, तीसरा कंडीशन में क्या देख रहे हैं, दोनों धन आवेश लिए। तो धन आवेश क्या है, बाहर निकलने की दिशा दर्शा रहा, ठीक है, ये भी धन आवेश बाहर निकलने की दिशा दर्शा रहा। अब यहां से ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन दोनों तो एक दूसरे समान दिशा दर्शा रहा, ये भी दिशा आगे ये भी दिशा आगे, लेकिन दोनों टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों क्या करे, एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, यानी प्रतिकर्षित कर देगा। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। फिर उसी तरीके से यहाँ से ये आएगा तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, और ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे, समांतर चला जाएगा लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपका देखते हैं, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, दो सजातीय ध्रुवों के बीच वैद्युच्छेद रेखा इस प्रकार से रहेगा। अब सजातीय ध्रुवों में अगर दोनों ऋण आवेश रहेगा तब क्या होगा, एक ऋण आवेश है और दूसरा भी ऋण आवेश है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या दर्शाता, अनंत से आकर ऋण आवेश में प्रवेश करेगा वैद्युच्छेद रेखा, अनंत से आकर वैद्युच्छेद रेखा प्रवेश कर रहा है, ठीक। प्रोसेस ये इसमें भी लागू होगा, ठीक है। तब यहाँ से ऋण आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा दोनों तो एक समान है, ये भी लेने का काम करे ये भी लेने का काम करे, तो दोनों समांतर फिर चला जाएगा, फिर ये इधर भी दोनों समांतर चले जाएंगे, और इसी प्रकार से इसका ग्राफ चलेगा। ये सभी रेखाएं दर्शाती हैं दो सजातीय ध्रुव, दोनों के दोनों क्या ऋण आवेश के द्वारा। अब इसके अलावा भी हम एक और कंडीशन देते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसा रह जाए, ठीक है, कोई चालक पदार्थ यहाँ पे इस तरीके से वैद्युच्छेद रेखाएं उत्सर्जित हो रहा है। अब आपके सामने कई कंडीशन हम ला के रखते हैं, दो तीन कंडीशन रखते हैं, और यहाँ से आपको ये बताना है कि आप बताइए किस बिंदु पर वैद्युच्छेद सर्वाधिक होगा, कहाँ पर वैद्युच्छेद कम होगा। जैसे एक बिंदु यहाँ रख दिए, यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा रख दिए यहाँ पर दो, तीसरा रख दिए यहाँ पर तीन, 3.4 दी, ठीक है। तीन अलग अलग बिंदु लेते हैं, तीनों बिंदु में बताइए कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा। तो ये कैसे बताएंगे, तो इस बिंदु पर एक एरिया लेते हैं, एक फिक्स एरिया लेते हैं, इतना एक ऐसा एरिया लेके चलेंगे, क्षेत्र लेंगे जो कि सभी के लिए बराबर लेके चलेंगे। इतना एरिया ही यहां पर भी ले लेंगे, ठीक है, और इतना एरिया ही यहां पर भी ले लेंगे, ठीक है। तीनों बिंदु पर एरिया एक समान लेते हैं, तीनों बिंदु पर समान क्षेत्र लेते हैं। पहला बिंदु पर देखते हैं कितने क्षेत्र रेखाएं, 1 2 3 4 4 रेखाएं इतनी गुजर रही, इसको भी शामिल कर दिए तो 5 रेखाएं गुजर रही। दूसरे पॉइंट पर कितनी रेखाएं गुजर रही, 1 2 3 3 रेखाएं, और तीसरे पॉइंट पर कितनी रेखाएं गुजर रही, केवल एक रेखा। तो तीसरा बिंदु पर केवल एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्सर्जित हो रही है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काफी कम होगा, किसके बनस्पत, पहले बिंदु की, क्योंकि पहले बिंदु पर कई क्षेत्र रेखाएं, 4 4 5 5 क्षेत्र रेखाएं, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर भी इससे कम लेकिन इससे ज्यादा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ के बाद आपको देते हैं 4 कंडीशन आपको देते हैं, और चारों कंडीशन में आपको बताना ये है कि आप बताइए कि चारों कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे, अभी बोर्ड पर दर्शाया जाएगा कि उसमें से कौन से क्षेत्र में किसमें वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो रहा है, एक समान हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी दिशा क्या एक समान है या असमान है, यानी नियत है, यानी जितना है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बारे में देखते हैं, इससे मिटाते हैं। यहां से क्या देखते हैं आपके सामने कि अब 4 प्रकार का वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखते हैं, एक,
एक तो ये देखें, दूसरा क्या देखते हैं इस तरीके से, ये तीसरा क्या देखते हैं ऐसा। इस तरह। और चौथा क्या देखेंगे, ऐसे। अब ये 4 प्रकार है वैद्युत क्षेत्र का। इन चारों प्रकार में देखना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का मापांक क्या होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, इसे 2 कॉलम में बांट कर रखते हैं, ठीक है। एक है वैद्युत क्षेत्र का मापांक, वैद्युत क्षेत्र का मापांक। दूसरा है दिशा की बात करें, ठीक है। दूसरा क्या दर्शन है, दिशा की बात कर रहे हैं। अब ये देखते हैं यहां से वैद्युत क्षेत्र का मापांक और ये दिशा दर्शन है। अब ये देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं, क्या सभी का सभी क्षेत्र रेखा एक निश्चित दिशा को दर्शा रहा है, सभी आगे की ओर दर्शा रहा है, सभी किसी बिंदु पर देखिए सभी आगे की ओर दर्शा, तो दिशा इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब नियत होगा, नियत कहिए, एक समान कहिए, जो कह सकते हैं, ठीक। लेकिन सभी का मापांक बराबर होगा, यहाँ पर दोनों बीच की दूरी, यहाँ चौड़ाई सभी जगह एक समान, या फिर एक निश्चित अंतराल लेते हैं यहाँ पर, वही निश्चित अंतराल यहाँ पर, वही निश्चित अंतराल यहाँ पर, तीनों जगह अंतराल में सभी जगह 4-4 क्षेत्र रेखाएं आ रहा है, तो 4-4 क्षेत्र रेखाएं आ रही, यानी सभी का मापांक चारों क्षेत्र के बराबर होगा, इसलिए मापांक भी एक समान होगा। जो भी आएगा वो एक नियत रहेगा, नियत यानी कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं सभी की दिशा अग्र भाग में दर्शाना है, यानी सभी का सभी दिशा किसी भी बिंदु पर देखेंगे सभी आगे की दिशा है, यानी सभी की दिशा क्या होगा, नियत होगा। नियत यानी एक समान हो रहा है। लेकिन सभी का मापांक क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पर इन दोनों बीच की दूरी क्या होगा, काफी कम होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्षेत्र में लेके चलें 3 हुआ है, लेकिन उतने बड़े क्षेत्र में यहाँ लेके चलेंगे तो 2 ही आ रहा है। मापांक सभी के लिए बराबर हो सकता है, नहीं होगा, मापांक अलग अलग होगा, तो मापांक क्या होगा, असमान होगा, ठीक, क्लियर। मापांक असमान यानी नियत नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या है, सभी के लिए दिशा एक समान है। कुछ लोग लगे एक यूनिफॉर्म में आ रहा है तो दिशा भी एक समान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा यहाँ खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ऊपर की ओर दर्शा रहे हैं, यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये आगे की ओर दर्शा है, दोनों की दिशा अलग अलग हो गया। सभी के लिए सेम वही प्रोसेस आएगा, तो दिशा तो यहाँ अलग अलग है, जब दिशा अलग अलग है तो दिशा एक समान होगा, असमान होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक। लेकिन मापांक क्या होगा, एक निश्चित एरिया में 4 होगा, उसी निश्चित एरिया में यहाँ 4 क्षेत्र रेखाएं, उसी निश्चित एरिया में यहाँ पर भी 4 क्षेत्र रेखाएं दर्शा रहा है, इसलिए 4 क्षेत्र रेखाएं यानी क्या होगा, मापांक एक समान होगा, एक समान या नियत हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पर, यहाँ तो ऐसे भी देख कर लगता है कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई नीचे है, कोई इस तरीके से, यहाँ दिशा क्या होगा, असमान, ठीक। और मापांक भी सबका अलग अलग ही है, सबका देख रहे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, असमान, क्लियर है। यहाँ तक ये 4 प्रकार के एग्जाम्पल से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया गया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब आगे देखते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन। 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी उत्सर्जित होगा हमेशा एक दूसरे के समांतर हो, और कभी भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें। याद रखिएगा, 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती है, इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। अब समझिए, मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे। मान लिए, होता नहीं है, लेकिन हम मान लिए कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया।
अब प्रतिच्छेदन बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दर्शा रहा है इस दिशा में, इस रेखा के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये दर्शा रहा है इस रेखा, ये दर्शा रहा इधर अलग दिशा, ये अलग दिशा। किसी एक ही आवेशित चालक द्वारा दो भिन्न भिन्न दिशा को दर्शा पाना संभव है? कभी नहीं। वैद्युत क्षेत्र जब भी दर्शाता है किसी एक निश्चित दिशा की ओर दर्शा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए यह कह सकते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषता। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं। आइए देखते हैं अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, समझेंगे बारीकी से। मान लें हमारे पास कोई एक आवेश, ये एक आवेश है, इसके चारों ओर कहीं न कहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश को इसके भीतर लाते हैं। ठीक है, ये जो लाए परीक्षण आवेश है। ठीक, परीक्षण आवेश यानी इसका मान कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी अनंत से उठाकर यहाँ तक लिया। इस आवेश का कुछ मान ले लेते हैं, यहाँ क्यू लिए, यहाँ इसका ना क्यू नोट दे दें। आप लोग नहीं समझ आ रहे, यहाँ Q1 दे देंगे, यहाँ Q2 दे देंगे। लाने के बाद जैसे लाते इस पर ये बल लगाकर अपनी ओर खींचेगा। ये क्या करता है, इस पर बल लगाकर अपनी ओर खींच ले। तो कह रहा है जब भी किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के बाद वैद्युत बल लगाता है, लगाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, तो कितने आवेश के कारण कितना बल उत्पन्न कर रहा है। ज्यादा आवेश रहेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम आवेश रहेगा तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये कहता है जितना आवेश के कारण जितना बल लगाया जाता है, ऐसी भौतिक राशि जो यह दर्शाता है कितने आवेश के कारण कितना बल लगाया जाए, उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी मान लेते हैं Q नोट आवेश है, ये Q नोट आवेश है, Q नोट आवेश के कारण F बल लगा, तो इकाई आवेश के कारण कितना होगा, F/Q नोट होगी। इसी F/Q नोट को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे संक्षेप में यह भी कह सकते हैं वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं इकाई आवेश को पर लगाए गए वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर? अब देखते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं दोनों के बीच की कुछ दूरी होगा, कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर होगा। ठीक है, अब ये बल लगा, बल लगने के कारण कुछ तीव्रता उत्पन्न हो। तीव्रता को हम लोग E से सूचित करें। क्या चीज सूचित किए, E से। E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q नोट। ठीक है, F दर्शा रहा है वैद्युत बल को, Q नोट दर्शा रहा है परीक्षण आवेश को। ठीक है, और E से सूचित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक निश्चित दिशा को दर्शाता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि। सदिश राशि है जिसके कारण इसका मापांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो, दोनों अवस्था में इसका मापांक होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र देखें, इकाई परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना वैद्युत बल आरोपित किया गया, उस वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें। तीव्रता को E से सूचित करते हैं, E बराबर F/Q नोट। यह एक सदिश राशि, इसका मापांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसका मात्रक की बात करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होती है। ठीक है, यहीं से विमीय सूत्र भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या, आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसी को फॉर्मूला के आधार पर प्रूव करना है। कहा जाए किसी बिंदुवत आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, किसी बिंदुवत आवेश के लिए, कौन सा आवेश के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें। तो सबसे पहले क्या करें समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं सबसे पहले बिंदुवत आवेश लिए। कौन सा बिंदुवत आवेश लिए, Q नोट लिए। Q नोट आवेश पर बल लगा रहे, कितना बल लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं। कितनी दूरी पर, ये R दूरी पर से खींच ले।
ठीक है, ये इस रास्ते से होकर चले। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब यहां से बिंदुवत आवेश के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले इसके द्वारा बल लग रहा है। ये कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। सबसे पहले वैद्युत बल से, वैद्युत बल से, वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R। Q1 की जगह क्या है Q, Q2 की जगह पे क्या है Q नॉट बटे दूरी कितना है R, R का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से कुछ तीव्रता उत्पन्न हो रहा है। कितना तीव्रता उत्पन्न हो रहा है, E तीव्रता उत्पन्न। E तीव्रता इससे सूचित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q। Q की जगह पे कितना मान है Q नॉट। अब F का मान इसमें रखते हैं, रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, यही सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, E बराबर F का वैल्यू ऊपर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर बटे नीचे में क्या है Q नॉट यहाँ रख दिया। अब यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कहाँ के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए। ठीक है, अभी इसका देखेंगे हम लोग सदिश निरूपण भी देखेंगे। ठीक है, अब ये पहला फॉर्मूला E बराबर F बटे Q नॉट और दूसरा फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन समझिए, देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित क्या कहता है, कह रहा है दो बिंदु आवेश, एक है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम का दो आवेश 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया है लिख देते हैं। दो आवेश, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। एक का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम, दूसरे का मान दिया है -3 माइक्रोकूलम। दोनों कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये। अब कहता है दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, कहां पर, मध्य बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। यानी कितना, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये, इसका मध्य बिंदु ये होगा। मध्य बिंदु ये है, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक, यहाँ मध्य तक कितना दूरी है, 15 सेंटीमीटर, और दूसरे के लिए भी 15 सेंटीमीटर। अब इस मध्य बिंदु पर तीव्रता उत्पन्न होगा। मान लेते हैं मध्य बिंदु को नाम दिए M बिंदु पर एक और Q1 के कारण तीव्रता E1 और इधर के कारण Q2 के कारण तीव्रता E2 है। तो टोटल कितना तीव्रता उत्पन्न होगा, E बराबर E1 प्लस E2 है ना। अब देखिए यहाँ से Q1 का वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम जहां भी रहेगा उसको कूलम में बदलेंगे। कूलम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, फिर उसके बाद Q2 का मान कितना दिया हुआ है, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 गुना माइक्रो है, माइक्रो को कूलम में बदलने के लिए 10 का पावर -6 कूलम। अब दोनों के लिए दूरी कितना होएगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों के लिए R बराबर कितना हो जाए, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगा दिए। ठीक है, अब मान रखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, E1। E बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। यहाँ से E1 है, से Q1 दे देंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दूरी दोनों के लिए एक समान था, इसीलिए R1 R2 ना लिखकर से R लिख दिए। अब देखते हैं E बराबर, इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर।
क्या बच गया, Q1 प्लस Q2। Q1 का मान कितना है, 5 गुना 10 का पावर माइनस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। Q2 का मान कितना हो गया, 3 गुना 10 का पावर माइनस 6। अब ये सॉल्व कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 9 गुना 10 का पावर 9 गुना 1 गुना 5 माइनस 2 बराबर 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 15/100 गुना 15/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9 गुना 2 18 बटे 15 गुना 15 225 गुना 10 का पावर 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 3। डबल बटे में ऊपर चला गया गुना 10 का पावर 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या आ गया, 18/225 गुना 10 का पावर 7। सॉल्व कीजिए, जितना आएगा न्यूटन प्रति कूलम, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ रूल। आगे बढ़े पहले, अब इससे संबंधित आपको अगले क्लास में हम एक और वीडियो डालेंगे जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। इसके ठीक अगले क्लास में आपको वो वीडियो डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।